नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज सवेरे मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें जो 7 आरोपी थे, उसमें खासतौर से साध्वी प्रज्ञा जी और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है अदालत ने। ये लंबा फैसला चल रहा था, मामला चल रहा था 17 साल से। 2008 की घटना है, 29 सितंबर 2008 की घटना है। उसके बाद इस पर पहले एटीएस ने जांच की थी और उसके बाद इसे एनआईए को सौंप दिया गया। इस फैसले को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये घटना हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने और कुछ और राजनीतिक दलों ने इसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। कुछ लोगों ने हिंदू आतंकवाद भी कहा था, सैफरन टेरर भी कहा था। तो आज का जो फैसला आया है, क्या उससे भगवा आतंकवाद का जो आरोप था वो खत्म हो गया है? और जो घटना हुई थी, क्या वो सिर्फ सबूतों के अभाव में उन लोगों को बरी किया गया है, या फिर एनआईए उन लोगों को नहीं तलाश पाया जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपसे समझना चाहता हूं बहुत स्पष्ट तरीके से कि इसको पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर आप देखते हैं या जुडिशियल मैसेज पे, क्योंकि आप दोनों हैं, विश्व हिंदू परिषद से आपका जुड़ाव है लंबे समय से और अदालतों को तो आप बहुत लंबे समय से देख ही रहे हैं। कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? इसका एक सिविलाइजेशनल मैसेज है। क्या हिंदू आतंकी हो सकता है? क्या धर्म के आधार पर वो शक्ति और बल के प्रयोग से, बम के धमाकों से, हत्याओं से अपने धर्म का प्रसार कर सकता है? क्या ऐसा करने वाला व्यक्ति हिंदू कहलाया जा सकता है? इसलिए जब ये फैसला आया तो मैंने कहा कि केवल वो 7 लोग बरी नहीं हुए, इस पूरे हिंदू समाज पर जो ग्रहण की छाया थी वह छाया दूर हो गई। एक षड्यंत्र, राजनीति का षड्यंत्र, उस समय की सरकार और कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का, किसी एक संप्रदाय के ब्लॉक वोट लेने के लिए हिंदू को भी उस हमाम में बाकी के जैसा कर दो। दुनिया में आज तक जो 2 तिहाई युद्ध हुए हैं वो धर्म के नाम पर हुए, वो धर्म परिवर्तन के लिए हुए, वो दूसरे धर्म के लोगों को नष्ट करने के लिए हुए। वो सेमेटिक रिलीजन्स ने किए होंगे। भारत की भूमि में धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था जी। इस धवल छटा पर एक दाग लगाया गया, सैफरन टेरर। और इस सैफरन टेरर में कौन है? मुझे ध्यान है कि जब बंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे तो सबने हमको बताया था कि ये करने वाले एक धर्म के लोग हो सकते हैं, पर उस धर्म के सब लोगों पर कोई लेबल लगाना अच्छा नहीं है। सैफरन टेरर तो हम सब पे लगाता था। मालेगांव का इस सैफरन टेरर को पुष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, बिना वारंट्स के पकड़ा गया, यातनाएं दी गई और इसके अलावा झूठे गवाहों पर गवाही का दबाव दिया, वो दबाव में नहीं आए तो मारपीट की। जब कोर्ट में मामला गया और गवाह कोर्ट ने बुलाए तो लगभग सब गवाहों ने कहा ये बयान हमारा नहीं है जो रिकॉर्ड किया गया है, हमको टॉर्चर करके किया गया था, हमसे जबरदस्ती करवाया गया था, सत्य यह नहीं है। और आज कोर्ट ने बरी कर दिया। इन सर, जो कोर्ट ने फैसला दिया, सैफरन टेरर की थ्योरी ध्वस्त हो गई है। ये तो मूल सवाल यही था कि भाई सैफरन टेरर की जो बात हो रही थी, लेकिन जो अदालत का फैसला आया सर, उसमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को और सब 7 लोगों को, उनको बरी करना तो ठीक है बात कि अदालत ने माना, लेकिन ये भी माना अदालत ने कि बम ब्लास्ट हुआ था और वो हादसा नहीं था, वो कोई प्लान्ड बम ब्लास्ट था। और उसके आरोपी कौन है ये नहीं आया। तो
किसी ने तो बम ब्लास्ट किया होगा, आप और सही कह रहे एनआईए हैं। जैसी जांच एजेंसी उस तक नहीं पहुंच पाई, इसको आप कैसे देखते? आप सही कह रहे हैं। एक लंबा वक्फा निकल गया जब एनआईए बीच में आई। पहले तो एटीएस थी, जी वास्तविक अपराधियों को निकलकर भागने का और अपने फुटप्रिंट्स छुपाने का पूरा मौका दिया। जो देश उनके समर्थन में खड़ा था, वो देश सैफरन टेलर का आनंद उठा रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था। और इतने लंबे समय के बाद में उस ट्रेल को ढूंढना जरूर कठिन रहा होगा। पर मैं ये भी मानता हूं, और जज ने भी कहा है, कि ये कैसी जांच है। आप मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये इनकी है, और उसका चेसिस नंबर नोट नहीं करते। नोट नहीं करते। बम किसने बनाया, कहां लगाया। तो क्या हम ये अंदाजा लगाएं कि जिन सीनियर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारियों ने चेसिस नंबर नोट नहीं किया, वो जानबूझकर नहीं किया। क्या हम ये अंदाजा लगाने में गलत होंगे कि अगर चेसिस नंबर बता देते तो वो नंबर प्रज्ञा जी का नहीं होता। तो जांचकर्ताओं को ऐसा लगता है कि यह बताया गया था। उतनी जांच करो, ऐसे करो कि इन 7 लोगों को फंसाना है, बाकी सबको बचाना है। नहीं तो जो बात कोई कांस्टेबल भी जानता है चेसिस नंबर की, वो कैसे नहीं हुई। नहीं तो क्या इसको ये देखा जी, क्या इसको ऐसे माना जाए कि जांच से पहले तय किया गया कि कौन आरोपी है, कौन दोषी है, और मंशा क्या है? तो क्या हमारी जांच एजेंसियां, यदि सवाल को मैं थोड़े स्पष्ट तरीके से पूछूं, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एटीएस हो या एनआईए हो या जो भी हो, मतलब इसमें किसी को, वो सिर्फ सरकार के या अपने पॉलिटिकल जो बॉसेज हैं उनके इशारों पर काम करती हैं? मैं कहूंगा कि दे वर कंप्रोमाइज्ड। उनको बताया गया कि इन 7 को करना है। मुझे बताया गया है कि उसके बाद में इन एक्ट्स में सेफगार्ड्स हुए। सीबीआई का प्रमुख चुनना है तो केवल एग्जीक्यूटिव नहीं चुन सकती, कमेटी बैठेगी। उस कमेटी में विपक्ष के नेता भी होंगे। इसलिए इन लोगों को पॉलिटिकल प्रेशर्स से इंसुलेट करने के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल तरीके निकाले गए। उस समय वो नहीं थे। और जैसा हमने आपातकाल में देखा, when they were asked to bend, they crowd। एजेंसियां मैनिपुलेट हुई थी इसमें। सुशील कुमार शिंदे साहब उस समय होम मिनिस्टर होते थे कांग्रेस सरकार के, यूपीए सरकार के। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी, उसमें लिखा सर कि ये जो शब्द है सैफरन टेरर का, वो मुझे अपने होम सेक्रेटरी, उस समय के होम सेक्रेटरी, देन होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह साहब ने कॉइन किया था। आर.के. सिंह साहब होम सेक्रेटरी रहे, आईएएस रहे, बड़े अफसर हैं, और वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में, मतलब आज नहीं है लेकिन वो मंत्री भी रहे। तो इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब कैसे लोग कहां से कहां पहुंचते हैं, और आपके जो संगठन है, जो विचारधारा है, वो लोग क्या इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं या आप खारिज करते हैं इस बात? आपने भाजपा के बारे में मुझसे सवाल पूछा है, तो ये रॉन्ग नंबर हो गया। पर सच क्या है, ये इन बिटवीन भी हो सकता है। शिंदे जी की बात अंतिम सत्य है क्या? और शिंदे जी को हम सब जानते थे। वो एक विद्वान और योग्य व्यक्ति थे। उनका होम सेक्रेटरी कहेगा सैफरन टेरर, वो बिना जांच के, बिना कागज देके विश्वास कर लेंगे। और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता एक विदेशी राजनयिक से चर्चा करने जाएगा, वो राजनयिक मुस्लिम आतंकवाद की चर्चा करेगा, तो नेता का जवाब था वो तो ठीक है, पर सैफरन टेरर ज्यादा खतरनाक है। सैफरन टेरर इसलिए इस पर उस पर उछालने से नहीं चलेगा। द होम मिनिस्टर, द देन होम मिनिस्टर, he has to own up the responsibility। राहुल गांधी has to own up the responsibility। शिंदे साहब कह रहे हैं कि मैं ऑन कर रहा हूं रेस्पॉन्सिबिलिटी को, बट दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय होम सेक्रेटरी
the then Home I Secretary. don't know. I can't comment on to that. और मुख्य मुद्दा ये है कि इसको किन लोगों ने पेट्रोनाइज किया, थ्योरी को किन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इसलिए वो व्यक्ति बाद में कहाँ गए एक अलग अलग प्रश्न हो सकता है जी। बीजेपी को इसका उत्तर खोजने की जरूरत हो। मेरे लिए ये स्पष्ट है कि उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस कॉन्स्पिरेसी को हैच किया और सरकार को मैनिपुलेट करा के इम्प्लीमेंट किया। सर, एक सवाल, आपने कहा कि उस समय की जो एजेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई, जो भी लोग जांच कर रहे थे, तो ये जांच के वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी और देश में भी, केंद्र में भी। जब एनआईए के पास आई ये जांच, तब भी सरकार कांग्रेस की थी, वहां भी पृथ्वीराज चव्हाण साहब थे और यहाँ भी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। लेकिन जब एनआईए ने चार्जशीट दायर की 2016 में, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और ऐसा आरोप है, मुझे बहुत स्पष्ट नहीं पता, आपको ज्यादा जानकारी होगी, कि उन्होंने बहुत सारे चार्जेज को ड्रॉप कर दिया जो एटीएस में लगाए थे। तो क्या वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज माना जाए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं? ये डिपेंड करता कोर्ट के रिजल्ट पर। आपको ध्यान होगा कि जब एनआईए ने बहुत सारे चार्जेस को ड्रॉप किया, उस समय उन्होंने ये भी कहा कि हमारी समझ में प्रज्ञा जी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता, इनको छोड़ दीजिए। कोर्ट ने कहा मेरे पास में एटीएस की भी रिपोर्ट है, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। तो कोर्ट ने एटीएस की रिपोर्ट, एनआईए की सब्सिक्वेंट रिपोर्ट, दोनों को मिलाकर स्टडी किया है। कोर्ट किसी एक एजेंसी के निर्णयों पर नहीं गई है। और ये बहुत बार होता है कि जिस समय कोई जना हार जाता है मैच को, तो वो अंपायर में, ग्राउंड में इन सब की गलतियां निकालने लगता है। ये हारने के बाद खींचने की बात है। मैं समझता हूं कि एनआईए ने ईमानदारी से जांच की। आप भी, हम भी, सारा समाज जानता था कि इन लोगों को फंसाया गया है। वही अगर एनआईए को मालूम पड़ा तो हम उसको बायस नहीं कह सकते। ये सर, कोर्ट, आप इतने विद्वान लोगों में से हैं लीगली, हम तो कम समझते हैं इस बात को। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला है कि जांच ही ठीक से नहीं हुई। करेक्ट है। ये साबित नहीं करता कि आरोपी उसमें थे कि नहीं थे। क्या ऐसा कहा जा सकता है? मैं कहूंगा कि ऐसा कहना अन्याय होगा, क्योंकि हमारा तो जुडिशियल प्रिंसिपल है इस न्याय व्यवस्था का कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक दोष साबित ना हो जाए। केवल शक के आधार पर किसी को दोषी मान लेना, तो शायद किया होगा, शायद नहीं किया होगा, ये तो संगत नहीं। आखिरी सवाल सर, आपका वक्त मैंने लिया। कल होम मिनिस्टर साहब ने भी संसद में कहा था कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और उन्होंने तो कहा था कि हिंदू कोई आतंकवादी नहीं होता। आज ये फैसला आया तो जज साहब ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं आता। कुछ लोग इन दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं। मैं इससे अलग सवाल पूछ रहा हूं कि जब भी घटना होती है तो हमारे कोई भी पक्ष है वो अलग तरीके से धर्म को जोड़ता है। पहलगाम की घटना हुई, उसमें धर्म पहचान कर किया गया, तो हमने दूसरे तरीके से रिएक्ट किया। अभी मुंबई की जो रेल वाला जो सारे हुआ था ब्लास्ट, जिसमें तो बहुत काफी लोग मारे गए, 150 से ज्यादा लोग मारे गए, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने धर्म को जोड़कर सवाल किया। तो ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है, अपने अंदाज से आतंकवाद को देखना या धर्म से जोड़ना, इसको आप कैसे देखते हैं? इतिहास को देखें, क्या आज तक कोई एक घटना अपवाद के रूप में भी ऐसी है कि हिंदू सेनाएं तलवार लेके धर्म परिवर्तन के लिए गई? क्या कोई एक भी व्यक्ति का नाम हम बता सकते हैं जिसकी गर्दन पे चाकू रखकर कहा कि हिंदू हो जाओ तो मार देंगे, पानी में उबाल देंगे, रुअड़ में लपेट के जला देंगे, आरे से काट देंगे? ये तो हिंदू परंपरा नहीं है, ये सेमेटिक परंपरा है जिसमें धर्मांतरण कराना ये उनके धर्म का भाग है। और मुसलमानों का एक वर्ग जो जिहाद में विश्वास करता है, वो ये भी विश्वास करता है कि इसके लिए हिंसा उचित है, हत्या उचित है, अपहरण उचित है, बलात्कार उचित है, लूट उचित है। उचित ही नहीं है, ये खुदा के द्वारा दी गई नियामत है।
और इसलिए अगर कोई मुझे कहे कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है, तो मैं कहूंगा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम किसी धर्म के सब लोगों को आतंकवादी कैसे कहेंगे? पर अगर आतंकवादियों में से अधिकांश लोग मुस्लिम हैं, अगर हैं तो, और वो जिहाद की प्रेरणा से हैं, तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हम कब तक इस बात की ओट में रहेंगे कि सब एक से धर्म है, सब धर्म एक रास्ते पे जाते हैं? क्या सेमेटिक रिलीजन्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब धर्म एक रास्ते पे जाते हैं? क्या सब धर्म स्वीकार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और भी भगवान हो सकता है? अगर हो सकता है तो मूर्ति भंजन क्यों करना? ये एक व्यापक डिबेट है, पर मैं ठीक है, समझता हूँ इस कि पर कभी चर्चा करेंगे। इस निर्णय के आपको बाद लगता है कि जी, आपको लगता है कि ये जो सैफरन टेरर की डिबेट है वो आज खत्म हो जाएगी? मुझे लगता है कि इस देश का विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा चाहेगा कि डिबेट चले। वो चाहेगा कि इस जजमेंट के पीछे इंटेंशंस इम्प्यूट किए जाएं, पर मैं समझता हूं कि उसका आधार ढह गया है, इसलिए डेब्रीज भी हट जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपना, अपने परिजनों का, मित्रों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम।